हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में बात करते हैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो आपके एग्जाम में बेहतरीन साबित होते हैं। आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि हम लोग हिंदी का परिचय पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने परिचय में आपको सारा क्वेश्चन बताया कि हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है, उदंत मार्तंड है, और इनके संपादक हैं। हिंदी परिवार क्या है, किस उपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति होती है, जननी क्या है, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में, किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, राजभाषा की तमाम प्रकार की सभी बातों का एक विस्तृत उल्लेख किया गया है क्लास नंबर फर्स्ट में। और सेकंड में आपको बताया गया कि भाषा क्या है, बोली क्या है, भाषा बोली में अंतर क्या होता है। और तीसरा क्लास यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की बोली में बात किया गया था। क्लियर। आज हम बात करते हैं, जितना हम पढ़े हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और फिर मैं कल आपको क्वेश्चन के साथ पीपीटी के साथ जो है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्लियर। तो आज कुछ जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आज बात करते हैं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहला पॉइंट बना था कि मैंने कहा हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है, हिंदी का क्या है पहला समाचार पत्र का नाम, आप सभी को लगभग याद हो गया होगा क्योंकि ये क्लास पढ़ा चुके हैं हम। हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या बताया गया था, उदंत मार्तंड बताया गया था। क्या बताया गया था, उदंत मार्तंड बताया गया था। और ये जो उदंत मार्तंड है ये आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र है। और इसके संपादक कर्ता कौन है, तो इसके जो संपादक कर्ता हैं उनका नाम है पंडित जुगल किशोर। क्या नाम है, पंडित जुगल किशोर नाम। क्या नाम है, पंडित जुगल किशोर है। पंडित जुगल किशोर है इसके संपादक करता है। अब यहाँ पे बात ये हुई थी कि जो पंडित जुगल किशोर इसके संपादक करता हैं और ये उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित किया गया था, ये भी बात किया गया था कि उदंत मार्तंड कब प्रकाशित किया गया था। तो कब प्रकाशित किया गया था, मैंने आपको बताया था 30 मई सन 1826 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था, 30 मई सन 1826 में। और कहां पर ये पत्र को प्रकाशित किया गया था, तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। कहां पे बताया था, पश्चिम बंगाल या कोलकाता में इसे प्रकाशित किया गया था। क्लियर। पश्चिम बंगाल या कोलकाता में इसे प्रकाशित किया गया था। और किस सन में हुआ था, सन 1826 में। यानी कि इस मुद्दे पे हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बात याद है कि नहीं, क्योंकि कल पीपीटी में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, उसमें जो है कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, चारों के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है, क्लियर। अब आपको देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया मेरा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। आपका जवाब होगा उदंत मार्तंड है। दूसरा क्वेश्चन इसी में, उदंत मार्तंड के संपादक कर्ता कौन थे, आपका जवाब होगा पंडित जुगल किशोर थे। तीसरा सवाल इसी में इंक्लूड है, जोड़ दिया गया है कि ये उदंत मार्तंड कहां पर प्रकाशित किया गया था, तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल या कोलकाता। और कब किया गया था, तो आपको क्लियर है 30 मई सन 1826 में किया गया था। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो सभी को पता है कि हिंदी जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। कौन सा है, देवनागरी। देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ये बात सबको पता है। तो अब यहाँ पे एक चीज हम और ऐड कर रहे हैं कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, अब ये जो देवनागरी लिपि आप देख रहे हैं, इस देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या था। देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन नया मिल गया कि प्राचीन नाम क्या था देवनागरी का। तो देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम था नागरी लिपि। क्या नाम है, नागरी लिपि नाम था। क्लियर। अब ये नागरी लिपि नाम हो गया। क्या नाम था, नागरी लिपि। और नागरी लिपि से पहले इसका नाम था देवनागर। क्या नाम था, देवनागर। और देवनागर से पहले इसका नाम क्या था, लोकनागर। क्या नाम था,
लोकनागर नाम था। क्या नाम था? लोकनागर। और लोकनागर तब आपका नाम पड़ा कब? देवनागरी लिपि। इसे भी आप देख सकते हैं। एक मोहम्मद गजनवी था। कौन था? मोहम्मद गजनवी ने 1017 ईस्वी में, कब? 1017 ईस्वी में एक चांदी का सिक्का डाला था। और चांदी का जब सिक्का उसने ढाला, उसी चांदी के प्रथम तल पर, एक दो तल है सिक्का होता है, ये प्रथम तल है और इसका दूसरा भाग ये द्वितीय तल हो जाता है। तो प्रथम तल पर उन्होंने लिखा था आयम टंकम 418 संवत, और दूसरे वाले तल पर लिखा था देवनागरी लिपि। और ये चांदी का सिक्का मोहम्मद गजनवी ने महमूदपुर में ये प्रकाशित किया था। महमूदपुर लाहौर में पड़ता था उसमें 1017 ईस्वी में। क्लियर? एक क्वेश्चन आपके नए थे, मैंने इसको जोड़ दिया ताकि आपको इसके बारे में भी जानकारी हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हम पॉइंट को बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, पहला पॉइंट तो आपका बढ़ गया है। अब देखिए, क्लियर होता है यहाँ तक बात हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट हम यदि आपको बताएं कि हमारा जो पहला क्लास था फंडामेंटल का था, दूसरा भाषा बोली, फिर उसके बाद तीसरा उत्तर प्रदेश की बोली। यदि चौथा क्लास की बात किया जाए तो वर्णमाला की बात किया जाए। किसका बात किया जाएगा? वर्णमाला की। तो वर्णमाला में हम आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका है क्या? वर्णमाला। अब वर्णमाला की बात यदि हो रही है तो सबसे पहले जो वर्णमाला है इनकी संख्या कितनी होती है? वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे देखिए वर्णमाला की संख्या आपकी कितनी है? तो आपका जवाब होगा कि वर्णमाला की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। यानी कि जितने हमारे ताश में पत्ते हैं उतने हमारे वर्णमाला में वर्ण है। ताश के पत्ते में 52 पत्तियां होती है और हमारे वर्णमाला में 52 वर्ण भी होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में इसको बांटा गया है। केवल आज आप इसका खाका देखेंगे, इसको विस्तृत रूप से हम लोग कल पढ़ते हैं। क्लियर? आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसका जो है कि मूलतः चर्चा कल होगा। आपको स्वर और व्यंजन की बात होगी। किसका? एक है आपका स्वर और दूसरा है आपका क्या है? व्यंजन। दूसरा आपका व्यंजन हो गया। यानी कि 2 भागों में बांटा गया स्वर और व्यंजन। और यदि पूछा जाएगा स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 11 है। और व्यंजन की संख्या यदि पूछेगा कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या जो होती है एग्जाम में वह आपका 33 होता है। देखिए 3 बात याद रखना आपको कि वर्णमाला जो होता है, पहले तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 और पूरे वर्णमाला की संख्या 52 यानी 52 होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो स्वर है, यदि स्वर की परिभाषा की हम बात करते हैं तो स्वर की परिभाषा होती है ऐसा वर्ण, इनका परिभाषा समझने का प्रयास करिएगा। ऐसा वर्ण जो किसी की सहायता न लेता हो उसे हम लोग स्वर कहते हैं। और जो स्वर की सहायता लेने लगेगा उससे क्या कह देंगे? व्यंजन कर देंगे। जो किसी की सहायता न ले, स्वयं स्वतंत्र होता है, उसे स्वर कहते हैं। और जब यदि वह स्वर की सहायता लेने लगेगा तो वहां पर आ जाएगा आपका व्यंजन। जैसे यदि हम क बोल रहे हैं तो क में देखिए स्वर की सहायता लिया जा रहा है, क के बाद अ वर्ण विच्छेद में आ रहा है। अगर हम अ बोल रहे हैं तो अ में आपका व्यंजन नहीं आ रहा है, इसलिए जिसमें स्वर की सहायता लेगा तो वह व्यंजन कहलाएगा और जब स्वर की सहायता किसी से नहीं लेता है तो वह स्वर कहलाता है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी लेवल की डेफिनेशन की यदि बात किया जाए, किसके? एनसीईआरटी लेवल की डेफिनेशन की यदि बात किया जाए तो इनका भी बात कर देते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें कहेगा कि स्वर की परिभाषा यानी कि हमारे फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु जब हमारे मुख विवर में
अवरुद्ध होकर के जिन वर्णों का उच्चारण करते उसे स्वर कहते हैं, यदि निर्विघ्न होकर के उच्चारण करेगी तो उसे व्यंजन कहते हैं। क्लियर? हालांकि ये पूछा जाता है नहीं, फिर भी हम आपको बता दिए जानकारी के लिए। आपको सिंपल एकदम याद करना है, जब स्वर की सहायता से जो बोला जाएगा वो व्यंजन होगा, यदि स्वर की सहायता किसी से नहीं ले रहा है तो वो स्वयं स्वर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें स्वर की संख्या पहले 13 होती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? आपका जवाब होगा 11। यानी कि 2 स्वर की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। एक का नाम अंक है और दूसरे का नाम अह है। अब विद्वानों ने इनका नामकरण कर दिया, कहा कि अंक वाले को अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार, अंक वाले को। और अह वाले को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग। और इन दोनों को क्या बोला जाता है? या भिखारी पुलिस में पेश, आपका भिखारी पुलिस का पेपर हुआ था एक बार, उसमें पूछा गया था कि दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों को बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। इन दोनों को अयोगवाह की उपाधि दी गई है। क्लियर? यानी अंक को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, और दोनों को क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। यहाँ पे यदि ये बिंदी दिख रही है आपका, ये प्रतीक चिन्ह है। किसका प्रतीक चिन्ह है? ये आपका यही प्रतीक चिन्ह है। किसका? अनुस्वार का ये प्रतीक चिन्ह है। एक बात याद रखिएगा। और यदि आपकी ये 2 बिंदी दिख रही है तो ये किसका प्रतीक चिन्ह है? ये आपका विसर्ग का प्रतीक चिन्ह है। और दोनों को यदि मिला दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अयोगवाह का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ पे एक बात और देखिए ध्यान से कि अंक को अनुस्वार, अह को विसर्ग, दोनों को अयुग्मा। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की 33, वर्णमाला की आपकी 52। और वर्णमाला जो है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह है, उसे वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। क्लियर? अब आपको बात आगे बढ़ती है कि मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं। मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के क्या भेद होते हैं? 3। उनका नाम क्या है? पहले का नाम है हरस्वर। क्या है? हरस्व स्वर। पहले का नाम है हरस्वर। जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो तीसरा होता है आपका, वह आपका पुलुत स्वर होता है। क्या होता है? पुलुत स्वर होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए डिफिनेशन की यदि बात किया जाएगा तो इस डिफिनेशन की चर्चा हम कल करते हैं, क्योंकि देखिए आपका शुरू किया गया था क्वेश्चन, फिर भी हम आपका चर्चा इस पे कर देते हैं। हरस्वर की जो परिभाषा होती है, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा वर्ड जिनका उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगेगा उसे हरस्वर कहेंगे। और जब 2 मात्रा का समय लगेगा तो वो आपका दीर्घ हो जाएगा। यदि 3 मात्रा का समय लग रहा है तो आपका पुलुत हो जाएगा। या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है उसे हरस्वर कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हरस्व स्वर से अधिक समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जिनका उच्चारण करते समय हरस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से यदि अधिक समय लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुलुत स्वर कहते हैं। और हरस्व स्वर की एक तीसरी डिफिनेशन यदि देखा जाए, तीसरा परिभाषा, तो हमारे फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु जिन वर्णों को उच्चारण करते समय अल्प मात्रा का समय ले। अल्प मात्रा का मतलब कम से कम समय लगे, और अल्प मात्रा से अधिक समय लगेगा तो वो हो जाएगा दीर्घ। और अल्प मात्रा दीर्घ मात्रा दोनों से अधिक समय लगेगा तो दीर्घ क्या हो जाएगा? पुलुत हो जाएगा। और अल्प जो आपका ये हरस्व स्वर है इनकी संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। 7 और 4 मिला दिया जाता है तो कुल स्वर की संख्या हो जाती है। इसमें 4 आपके अ आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है। यही 4 वर्ड को हरस्व कहते हैं। और 7 कौन आते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा आ आता है, बड़ी ई है, बड़ा उ है, ए है,
अय है, और क्या रहेगा, ओ होगा, और औ। अब यहाँ देखिए इनकी संख्या 7 है, इनकी 4 है, मिला दिया गया 11, यानी कि स्वर की संख्या के बराबर हो गया। ये देखिए स्वर की संख्या, क्लियर। अब यहाँ देखिए प्लुत स्वर की संख्या कोई निर्धारित नहीं है। इनमें हम जैसे कह देंगे ओम, क्या कह देंगे, ओम कह देंगे, या कह देंगे संगीत अलापनी में इसका प्रयोग करते हैं, किसमें, संगीत अलापनी में प्रयोग करते हैं, या हम कह देंगे किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में इसका प्रयोग करते हैं इत्यादि। इन सभी बातों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिसमें उच्चारण करते समय अधिक समय लगे। जैसे जब हम बोल रहे हैं अ तो कम समय लग रहा है, जब हम बोल रहे हैं आ तो अ से अधिक समय लगा, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जब हम बोल रहे हैं ओम तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय ले रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लुत स्वर। किसी को पुकारना है, रमेश है, रमेश सुनिए 500 मीटर की दूरी है रमेश और सुरेश की, तो सुरेश रमेश को क्या बुलाएगा, रमेशवा, हे रमेशवा, जो वाक खींच रहा है यही आपका प्लुत स्वर है। और ऑफलाइन क्लास में तो बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं हमारी बातों को, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मात्रा के आधार पे था, किसके आधार पे था, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद थे। अब यदि हम बात करते हैं तो आपका जिह्वा के आधार पे बात होगी, किसके आधार पे होगी, जिह्वा के आधार पे आप बात हम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते रहिएगा बोर्ड पे, जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद, किसके आधार पे, जिह्वा के आधार पे स्वर के क्या भेद होते हैं, तो आपका जवाब रहेगा 3 भेद होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, जिह्वा, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। तो जिह्वा के आधार पे जो स्वर के भेद है, ये आपका जिह्वा दिख रहा है, जिह्वा के आधार पे स्वर के क्या भेद होते हैं, आपका जवाब होगा 3 भेद। क्या भेद होता है, 3 भेद होता है, 1 2 3। पहले का नाम है ह्रस्व स्वर, पहले का नाम क्या है, ह्रस्व स्वर, पहले का नाम है, पहला जो है ह्रस्व स्वर वो मात्रा के आधार पे थे, ठीक है। यहाँ पे अग्र स्वर हो जाएगा, पहला कौन हो जाएगा, अग्र स्वर हो जाएगा। और आपका दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मध्य स्वर। कौन सा है, मध्य स्वर, अग्र स्वर और मध्य स्वर। और तीसरा जो होता है पश्च स्वर, क्लियर, पश्च स्वर हो गया। अब आप यहाँ देखिए अग्र मध्य पश्च, ये जिह्वा के आधार पे है। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे किसके आधार पर, आपका बताया गया कि मात्रा के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, प्लुत में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, और दीर्घ में जो है कि किसमें, दोनों से अधिक। यानी कि 1 मात्रा का समय लगेगा तो ह्रस्व, और 2 मात्रा का समय लगेगा तो आपका दीर्घ, और 3 मात्रा का समय लगेगा तो आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। अब अग्र स्वर का मतलब ऐसा वर्ड जो मुख के अगले भाग से बोला जाए। मुख के अग्र का मतलब क्या होता है, अगला हिस्सा, मुख का जो अगला भाग है उसी को हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। अब मुख का जब मध्य का बात, मध्य माने क्या, बीच में, मध्य का मतलब मुख के जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला जो पार्ट है उसी को हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर की यदि बात किया जाए तो मुख के पिछले वाले हिस्से से, पिछले वाले भाग से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसे आप क्या कह देंगे, पश्च स्वर। यानी डिफिनेशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो आपका भेद है उसी में परिभाषा को क्या किया गया है, छिपाया गया है, बस निकालने की आपके पास कला होनी चाहिए। अग्र मतलब अगला, पश्च मतलब पीछे, मध्य मतलब बीच में, क्लियर। आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला जो आता है आपका मात्रा के आधार पे स्वर के भेद हो गया, जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद हो गया। अब आपका एक होता है उत्पत्ति के आधार पे स्वर के भेद। किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, आधार पर स्वर के भेद। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, या इसका दूसरा नाम है मुखाकृति के आधार पे। किसका, इसका दूसरा नाम है मुखाकृति, मुखाकृति के आधार। कहीं कहीं आप उत्पत्ति पाएंगे, कहीं कहीं आप क्या पाएंगे,
मुखाकृति, यहाँ पे हम मुखाकृति है इसको अंडरलाइन कर देते हैं, और उत्पत्ति सभी लोग जानते हैं लगभग, ठीक है। तो मुखाकृति या आपका उत्पत्ति के आधार पे स्वर के कई भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कई भेद बताएंगे आप? 4 पार्ट इसके होते हैं, 4। अब इन चारों का नाम देख लीजिए। एक नाम यहाँ पे होगा, दूसरा, और यहाँ पे हम कहते हैं तीसरा, चौथा। पहला का नाम है समृद्ध स्वर। क्या नाम है? समृद्ध स्वर। और जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर। और जो तीसरा होता है वो आपका हो जाएगा विवृत स्वर। कौन सा हो जाएगा? विवृत स्वर। और आपका 4 नंबर पे आता है अर्ध विवृत स्वर। ये आपका 4 है। अब आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमने आपको क्या कहा कि मुखाकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब चारों का नाम क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। पहला का नाम आपका बता दिया गया है कि समृद्ध स्वर, दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, और चौथा तीसरा आपका विपरीत, और 4 नंबर पे आपका है अर्ध विपरीत। यानी देखिए इन दोनों को क्लियर करते हैं और ये दोनों आपस में क्लियर हो जाएगा। यानी समृद्ध और विपरीत यानी ऐसा वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग खुला रहे, और अर्ध माने क्या? आधा मुख खुला रहे। अर्ध माने क्या? हम कह सकते हैं आधा हिस्सा, यानी मुख का जो आधा भाग यदि खुला है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? आपका अर्ध, चाहे तो अर्ध विपरीत कहिए या तो आप कहिए अर्ध समृद्ध कहिए, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे आधा आधा मुख खुला रहेगा, यहाँ पे पूरा मुख खुला रहेगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे आ तो इसमें पूरा मुख खुला है, जब हम बोल रहे हैं अ इसमें भी खुल रहा है। अब हम जब बोल रहे हैं उ ओ तो इसमें देखिए आधा मुख खुल रहा है। अब अगला जो पॉइंट बनता है, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हो चुके हैं, फिर जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद हो चुके हैं, मुखाकृति या आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वर का भेद हो चुका है। एक बचता है जिसका नाम है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। इसको भी हम आकर क्लियर करते हैं। तो आपका जो अगला पॉइंट है वो आपका है ओष्ठाकृति। कौन सा है? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ध्यान देखिएगा, ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद हो जाएगा आपका। तो जो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं वह आपके कई पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक होता है वृत्तमुखी। क्या होता है? वृत्तमुखी। और आपका जो दूसरा होता है वो होता है आवृत्तमुखी। क्या होता है? आवृत्तमुखी। अब यहाँ देखिए वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी, और वृत्तमुखी को कहीं कहीं आप देखेंगे गोलीय कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोलीय। और आवृत्तमुखी को कहते हैं अगोलीय। क्या कहेंगे? अगोलीय। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृत्तमुखी किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारा मुख वृत्ताकार का मतलब क्या? गोलाकार, गोलाकार बनाए, और आवृत्त का मतलब गोलाकार न बनाए, उसे आप अगोलीय आवृत्तमुखी कह सकते हैं। जब गोलाकार बनाएगा तो उसे वृत्तमुखी या गोली कह सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर एग्जांपल से देखा जाए तो हम यदि बोल रहे हैं उ उ तो हमारा मुख गोलाकार हो रहा है, तो उ आपका वृत्तमुखी के अंतर्गत रखा जाएगा। और जब हम बोले ओ आओ तो यहाँ पे आपका मुख आवृत्तमुखी की तरह यानी अगोली का पाठ हो गया। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख गोलाकार हो जाता है उसी को वृत्तमुखी कहते हैं। और जब गोलाकार न बनाएगा तो उसे हम लोग कह देंगे आवृत्तमुखी या अगोली कह देंगे। क्लियर? अभी तक यहाँ पे स्वर का क्लासिफिकेशन हुआ। अब आपका अगला जो पॉइंट होगा वह आपका होगा स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या होगा? स्वरों का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान।
तो इसमें स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कौन से वर्ण जो स्वर के वर्ण हैं उनका उच्चारण किस ग्रंथ से हो रहा है। अब आप देखिए, तो सबसे पहले हम बोलेंगे अ और आ। इन दोनों का उच्चारण जो मुख के कंठ हिस्से से होता है। कौन से हिस्से से? कंठ। इसीलिए हम कहते हैं अ आ आपका कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धन्य है कि दंत है, तो आपका जवाब होता है कंठ है। और कंठ से क वर्ग का भी उच्चारण किया जाता है। अंतर क्या है कि अ और आ ये स्वर है जो किसी की सहायता नहीं लेता है, और जो क ख ग घ है ये आपका व्यंजन है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे व्यंजन की बात किया जाएगा तो क ख ग का उच्चारण होता है कंठ से, और स्वर की बात किया जाएगा तो अ और आ का उच्चारण होता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनता है कि उ और उ का उच्चारण किससे होता है। तो इन दोनों का उच्चारण आपका क्या है? जब हम बोले अ आ, या हम कह सकते हैं यहाँ पे ई को रख देते हैं, तो ई को यहाँ पे रखते हैं तो क्लियर रहेगा, एक सीक्वेंस क्रम रहेगा। यहाँ पे हम कह दिए ई, क्या कह दिए ई। अब इन दोनों का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से। किससे होगा? तालव्य से। और जो तालव्य है इसी को तालु भी कहा जाता है। ठीक है, हम ई का तालव्य है, अ आ का कंठ है, और यहाँ पे अ आ ई उ और आ जाएगा उ, और इन दोनों का उच्चारण हो जाएगा आपका ओष्ठ से। आप बोल के देख सकते हैं, इनका उच्चारण आप किससे कर रहे हैं? ओष्ठ से कर रहे हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं। अब आपका ये बचता है री। क्या बच जाएगा? री बच जाएगा। अब री का जो उच्चारण होता है, आपका देखिए कंठ हो गया, तालव्य हो गया, ओष्ठ हो गया, ये मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य। और मूर्धन्य को मूर्धा भी कहा जाता है। मूर्धन्य को क्या कहते हैं? मूर्धा भी कहा जाता है। अब आपका यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 हो गए। अभी यहाँ पे इसी में आता है ए ऐ, और एक होता है ओ औ। यहाँ पे आप स्वरों की संख्या देख सकते हैं, 11 हो गई है। अब यहाँ देखिएगा, ए ऐ का उच्चारण कंठ प्लस तालव्य दोनों से किया जाता है। यानी कंठ और तालव्य मिलता है तो आपका ए ऐ का उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पे कंठ क्या मिलेगा? कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठ प्लस ओष्ठ यदि आपस में मिलता है तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? ओ औ का उच्चारण किया जाएगा। यदि आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि नोट पॉइंट में यदि देखा जाए तो ये नोट पॉइंट क्या है? यदि हमसे कोई पूछ दे कि संयुक्त स्वर कौन है, ये लीजिए, संयुक्त स्वर की संख्या, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब होगा 4। और वो चारों कौन सा है? यहाँ पे हम एक कह सकते हैं ए है, ऐ है, ओ है, और उसके बाद में औ। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हम इसको याद करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिक का नाम क्या बना सकते हैं कि कंठ तालव्य प्लस कंठोष्ठ बराबर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त स्वर। यदि इन चारों को मिला दिया जाए तो ये संयुक्त स्वर बन जाएंगे कि नहीं? जो यहाँ पे है वही देखिए यहाँ पर है संयुक्त स्वर के अंतर्गत, यानी कि हम कह सकते हैं कंठ तालव्य प्लस कंठोष्ठ बराबर संयुक्त स्वर। यदि ऐसा करते हैं तो कंठ तालव्य क्या है मुझे पहले तो ये पता चल जाएगा कि कंठ तालव्य में ए ऐ आता है, कंठोष्ठ में क्या आता है? ओ औ आता है। यदि कंठ तालव्य प्लस कंठोष्ठ दोनों मिला दिया जाए तो संयुक्त स्वर बन जाएगा। इसका मतलब संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। उन चारों का नाम क्या है? ए ऐ ओ औ। और संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि यह 2 वर्णों के योग से मिलकर बनाए जाते हैं। ये 2 वर्णों के योग से मिलकर बनाए जाते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन भी होता है, लेकिन व्यंजन में आपका छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और स्वर आता है। और उन्हें व्यंजन संयुक्त इसलिए कहा जाता है, वे भी 2 वर्णों के योग से मिलकर बनाए जाते हैं, इसलिए उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इसे संयुक्त स्वर कहते हैं।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो स्वर की बात थी मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, विधि पूर्वक क्लासिफिकेशन आपका विस्तृत पूर्वक मिल गया। आपको कल पीपीटी में दर्शा दिया जाएगा कि आपका समृद्ध स्वर कौन सा है, अर्ध समृद्ध कौन है, विवृत कौन है, अर्ध विवृत कौन है, अग्र स्वर में कौन से वर्ड आते हैं, पश्च स्वर में कौन से आते हैं, मध्य स्वर में कौन से आते हैं, ओष्ठाकृति में जो दो भेद होते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट को रखा गया है, यानी वृत्तमुखी में कौन से वर्ड आएंगे, आवृत्तमुखी में कौन से वर्ड आएंगे। और यहाँ पे एक बात हुआ है कि संयुक्त जो स्वर है ये किन दो वर्णों के योग से मिलकर बनाया गया है, इसकी जो बात होगी वो आपके नेक्स्ट क्लास में होगी। तो यहाँ पे आपका स्वर का क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। व्यंजन का क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे व्यंजन का क्लासिफिकेशन करने के लिए मात्र आपको एक छोटा सा ट्रिक याद करना पड़ेगा। अब उस ट्रिक का नाम क्या है आप याद कर लीजिए। व्यंजन का वर्गीकरण करने के लिए व्यंजन, अब ये आपका व्यंजन है और व्यंजन का जो क्लासिफिकेशन होता है यानी वर्गीकरण, यहाँ पे लिख देते हैं वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण करने के लिए एक छोटा आप ट्रिक याद रखेंगे जिसका नाम क्या है, कचट तप। क्या नाम है, कचट तप नाम है। कचट तप का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसी को संस्कृत में कहा जाता है कु चु टू तु पु। क्या कहते हैं संस्कृत में, कुचुटुतुपु, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं कचट तप कहते हैं। क्या कहते हैं, कचट तप। यदि इसका क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको व्यंजन का क्लासिफिकेशन आता है और व्यंजन की संख्या मैंने पहले ही बताया है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 33। व्यंजन की संख्या कितनी है तो आपका जवाब कितना होगा, 33 होता है। और स्वर की संख्या 11 होती है और वर्णमाला की संख्या 52 होती है। क्लियर है। अब देखिएगा इसमें हम कह सकते हैं पहला जो होता है आपका क्या होता है, कंठ होता है, दूसरा तालव्य होता है, तीसरा आपका मूर्धन्य होता है। क्या होता है, मूर्धन्य। और दंत होता है 4 नंबर और 5वां होता है आपका ओष्ठ होता है। ये 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। अब आप यहाँ पे वर्ड रखे जाएंगे। पहला जो होता है इसी को कहा जाता है क वर्ग। क्या कहेंगे, क वर्ग। दूसरा जो वर्ग होता है च वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, च वर्ग। तीसरा वर्ग ट वर्ग हो जाएगा और चौथा ट वर्ग हो जाएगा और आपका 5वां जो होता है वही प वर्ग होता है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या क्या आते हैं आपके, क आता है, ख, ग और घ और अंगा है। और इसमें आपका चरखा है, छाता है, जहाज है, झरना है, यहाँ है। इसमें टमाटर है, ठठेरा है, डलिया है, ढकना है, आड़ा है। इसमें क्या आएगा, तकली है, थन है, देवात है, धनुष है और नल। और इसमें पतंग है, फल है, बकरी है और कौन है, भट्टी है और मछली। लो यही आपका क्लासिफिकेशन हो गया। और यहाँ से एक सवाल एकदम पक्का है कि एग्जाम में आता है, पूछ देगा ख का उच्चारण स्थान। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ख है इसका उच्चारण स्थान क्या दिख रहा है, आपका कंठ दिख रहा है। यदि पूछेगा ज का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। यदि पूछेगा ठ का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। यदि पूछेगा आपकी ध का उच्चारण क्या है तो आपका रहेगा दंत है। यदि पूछेगा कि भ का उच्चारण क्या होगा तो आप बताएंगे ओष्ठ होगा। यहाँ से एक सवाल बनते हैं आपके, चाहे वो आपका टेट का हो, सुपर टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे PSI यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो, चाहे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो, ब्लॉक डेवलपमेंट या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई एग्जाम दीजिए वहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से पाएंगे आप। ठीक है, इसलिए बहुत आसान है। आपको ट्रिक के माध्यम का प्रयोग करना होगा। ट्रिक का नाम क्या है, कचट तप है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। यहीं से याद कर लेते हैं हम। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात होगी इसी फिगर में, इसी डायग्राम। अब आप देखिए क्या है, अब यहाँ पे जो कचट तप का प्रतीक 5वां वर्ण है। देखिए यहाँ पे आप बोल के देख, पहले बोल के देखिए। जब बोल रहे हैं क, ख, ग, घ, जो एयर निकल रही है वो कंठ से निकल रही है। जब कंठ से निकल रही है इसीलिए इनको कंठ ध्वनियां या कंठ वर्ण कहते हैं। अब आप दूसरा बोल के देखिए, चरखा, छाता, जहाज, झरना। जब आप बोल रहे हैं चरखा, छाता, जहाज, झरना, तो क्या हो रहा है इस कंडीशन में,
जो आपकी जिह्वा है वो आपके तालु को स्पर्श कर रही है। बोल के देखिए, जब बोल रहे हैं चरखा छाता जहाज, तो जिह्वा तालु को स्पर्श कर रही है, इसीलिए इनको कहते हैं क्या, तालव्य ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य ध्वनियां, तालव्य वर्ण भी कहा जाता है इसे। अब आप यहाँ पे देखिए, आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जब बोलेंगे टमाटर, ठठेरा, डलिया, ढकना, जब आप बोल रहे हैं टमाटर, ठठेरा, डलिया, उस समय आपकी जिह्वा ऐसे मुड़ जा रही है, लुंठित हो जा रही है, तुरंत ऑन द स्पॉट। देखिए, बोल के देखिए, टमाटर, ठठेरा, डलिया, आपकी जिह्वा कैसे हो जा रही है, मुड़ जा रही है। यदि आप जिह्वा को नहीं मोड़ेंगे तो क्या टमाटर, ठठेरा का उच्चारण कर सकते हैं? करके दिखाइए, तब आप टमाटर बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तब आप क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे टमाटर, ठठेरा, दलिया, धतना, आदमानी, तुतना। समझ रहे नहीं? तब फिर वही ऑफलाइन वाला फीलिंग आने लगेगा कि भैया 5 रुपये दे, तुरतुरे दे दीजिए। इसमें क्या होता है कि बच्चा छोटा वाला उच्चारण वर्ण का सुसंगठित, सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाता है, इसीलिए वो जो है कि कैसे बोलता है, तुतुला के बोलता है। तो यहाँ पे आपको उच्चारण जो वर्णमाला बनाया है उसका नाम क्या है, महोपाध्याय पंडित हरिशंकर गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा बनाया है। इतना बड़ा नाम है तो सोचो कितना बड़ा वो विद्वान रहा होगा। ऐसे थोड़ी नहीं बनाया गया। आप अब तीसरा वाला चौथा वर्ड बोल के देखिए, तकली थन देवा धनुष। जैसे हम बोले तकली थन या तो आपका जिह्वा आपके दांत को स्पर्श कर रही है। अब कहे नहीं मुड़ जाए, मुड़ नहीं सकता है। ये मुड़ता कब है, मूर्धन्य वाले पार्ट पे, ठीक है, अब नहीं मुड़ सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है कि वर्ग में जो बांटा गया है, यदि आपको नहीं याद है तो उस वर्ड को बोल करके उच्चारण करके भी पता किया जा सकता है कि ये कंठ है कि तालब है कि मूर्धन्य है कि दंत है कि ओष्ठ है कि अल्पप्राण है, महाप्राण है कि अघोष है कि सघोष है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 5वें वाले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, आप देखिए, आप बोल के देखिए, जब रे प यहाँ कहते हैं पतंग, फल, बकरी, भट्टी। जब हम बोल रहे हैं प फ ब भ, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में ये हो रहा है कि आपका एक ओठ दूसरे ओठ पर चिपक रहा है। यदि एक ओठ दूसरे ओठ पे चिपके ना तो क्या आप प वर्ग का उच्चारण कर सकते हैं? बोल के दिखा दीजिए, पतंग, फल, बकरी, पापा बोल दीजिए बिना ओठ सटे हुए। बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि एक ओठ दूसरे ओठ में अवश्य सटेगा। यदि नहीं सटेगा तो आप प वर्ग का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अब उसको हम नोटिस करते हैं। जो कचट तब का प्रतीक, ये 5वां वर्ड, ये 5वां वर्ड देख रहे हैं, ये 5वां वर्ड हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। इधर के जितने वर्ड हैं ये 5वें वर्ड है। अब 5वां वर्ड को कहा क्या जाता है, इस चीज को हम क्लियर करते हैं। तो कचट तब का जो प्रतीक 5वां वर्ड ये दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं? कोई लड़का बताए, कमेंट करे। इनको कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक, या इसका दूसरा भी नाम है पंचमाक्षर। क्या नाम है? पंचमाक्षर भी इसे कहा जाता है। इनको अनुनासिक या पंचमाक्षर क्यों कहा जाता है, अब इसका बात होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं भैया, इनका जो उच्चारण किया जाता है, उच्चारण स्थान जो होता है वह आपका क्या होता है? नाक होता है। परीक्षा में सवाल पूछा गया है, नाक और मुख की सहायता से, नाक और मुख की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक कहेंगे या पंचमाक्षर कहेंगे। आप अब इन वर्णों को बोल के देखिए तो नाक और मुख दोनों की सहायता होती है। जैसे अंगा, इया, आड़ा, नाम, तो क्या है? नाक से आपका कंपन हो रहा है कि नहीं? प्रकंपित हो रहा है, झन्नाहट सी आ रही है, इसीलिए इनको अनुनासिक या पंचमाक्षर कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, उस नोट पॉइंट को भी देख लीजिए आप लोग। नोट पॉइंट में यदि हम बात करते हैं तो नोट पॉइंट क्या है? यदि आपसे पूछा जाए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो जो स्पर्शी व्यंजन है आप देख लीजिए, यहाँ 5 है और इस वर्ग में भी 5 है। जो 5 का गुणा यदि तिर्यक कर दिया जाए तो 5 25 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से यहाँ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भैया? संख्या 25, यानी यही स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है।
तो आपको पता चल गया कि कचट तप यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग यानी कंठ, तालम, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। और कचट तप का जो 5वां वर्ण है वही अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहलाता है। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ उस व्यंजन के कितने वर्ण हैं, उनके क्या नाम है, द्विगुण व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, गुच्छा व्यंजन क्या है, द्वित व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष की बात होगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।